Hello student, today we explain next chapter class 12th chemistry solution। आपका सेकेंड चैप्टर है बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट कवर अप किया था पूरी तरह से, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन, जिसमें हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे पढ़नी है। ठीक, उसको फुल्ली ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे एंड उससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर ये आपने क्लास 9th में, जब आपने प्रीवियस क्लास 9th आपने पास आउट किया था, उस टाइम पे आपने पढ़ा था केमिस्ट्री में दो चैप्टर स्टार्टिंग मिले थे, मैटर अराउंड अस प्योर एंड मैटर इन आवर सराउंडिंग, कुछ ऐसा चैप्टर था वहां पे आपने मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मैटर की तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, तो सॉलिड स्टेट आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया। मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा था, तो वहां पढ़ा था आपने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। फिर मिक्सचर में आपने पढ़ा था होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक, होमोजीनस हेट्रोजीनस मिक्सचर के अलावा वहां पे एक चीज आपने और पढ़ी थी, तीन चीजें स्पेशली, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहां पे देखिए एक वर्ड आया है सॉल्यूशन, ठीक, और एक वर्ड आपको और मिलेगा होमोजीनस मिक्सचर। क्लियर बेटा? देखिए बेसिक चीजें आपको इसीलिए बेसिक आपको पढ़ा दिया जाता है प्रीवियस क्लास में कि आगे चल के आपको वही चीज एक्सप्लेन बहुत ज्यादा इलोबरेट करना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशन, सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, सिंपल सा आंसर, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर मतलब उसको आप कितना भी, होमोजेनस मीन्स होता है कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। एक ऐसा सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए ये कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसमें कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक का अमाउंट कितना है? 2 लीटर। आपने क्या किया, थोड़ा सा यहां से इसको ड्रिंक किया, निकाला इसको और इसको पिया आपने। इसका जो स्वाद अभी आपको मिल रहा है बोतल से पीने के बाद, अगर इसी कोल्ड ड्रिंक को हम 10 ग्लास में डिवाइड कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 10 अलग अलग ग्लास में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो हर एक में इसका जो स्वाद होगा वो इस स्वाद के सिमिलर होगा। मेरा कहने का मतलब है किसी भी ऐसे पर्टिकुलर ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ट्रू सॉल्यूशन में उस सॉल्यूशन को पर्टिकुलर कितने भी पार्ट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन उसके जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? होमोजेनस मिक्सचर। क्लियर? तो अभी आपकी डेफिनेशन अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगी, पहले आप अच्छे से समझ लीजिए क्या चीज है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में उसको कितने भी पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर? अच्छा, अब बात करें इसके आगे कि होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन में दो चीजें आपको मिलेगी। सॉल्यूशन में दो चीजें मिलेगी बेटा, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। क्लियर बच्चों? मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अभी तक हमको ये बताया गया था कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात होती है, सॉल्यूट जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है जबकि सॉल्वेंट जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है। बट ऐसा इस चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे आपको ये सॉलिड ये लिक्विड दोनों स्टेट डिफरेंट हैं। आपके सामने दोनों स्टेट अगर सेम आ जाएंगी, ये भी लिक्विड हो जाए और ये भी लिक्विड हो जाए, ठीक बेटा, दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे जान पाएंगे कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है? तो ध्यान रखिएगा, जो लेस क्वांटिटी में होगा, लेस क्वांटिटी वो आपका सॉल्यूट है, और जो मोर क्वांटिटी में होगा वो आपका क्या होगा बेटा? मोर क्वांटिटी वो आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। क्लियर? तो इस डेफिनेशन को ही फॉलो करिएगा। अभी आपके स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिखेगी बेटा, हम वहां से आप नोट्स लिख लीजिएगा, उसको स्क्रीनशॉट लेके। तो सिंपल से यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट वेरी लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट वेरी लार्ज अमाउंट में होगा, या फिर सॉल्यूशन में जो चीज ज्यादा अमाउंट में होगी वो सॉल्वेंट है, जो चीज कम अमाउंट में होगी वो सॉल्यूट है। क्लियर? अच्छा, इन दोनों कंपोनेंट को अगर हम मिला दें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट,
प्लस सॉल्वेंट, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, एक डेफिनेशन आपको ये भी मिलेगी कि बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट को मिलाने पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको क्या मिलेगा बेटा, सॉल्यूशन में तीन क्राइटेरिया मिलेगी आपको। तीन क्राइटेरिया कौन कौन सी? एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा होता है बेटा अल्कोहलिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक ना बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, ये डिपेंड करता है, देखो ये चीज जो मैंने लिखी है ये डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन को एक ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बेसिस पे भी क्लियरफाई कर दिया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया तीन कैटेगरी में। सॉरी, एक्वस सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन में क्या है कि वाटर एज अ सॉल्वेंट होगा, वाटर एज अ सॉल्वेंट। अल्कोहलिक सॉल्यूशन में क्या होगा, अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, यहां पे वाटर एंड अल्कोहल सॉल्वेंट नहीं होगा, यहां पे सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ईथर, CCl4 और बेंजीन, ये बेटा होंगे एज अ सॉल्वेंट। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये सॉल्वेंट होते हैं तो उस टाइप के सॉल्यूशन को नॉन एक्वस, अगर अल्कोहल सॉल्वेंट होता है तो उसे अल्कोहलिक सॉल्यूशन, और अगर वाटर सॉल्वेंट होता है तो उसे बोलते हैं बेटा एक्वस सॉल्यूशन। आपने रिएक्शन लिखते समय लिखा होगा, उसके बगल में स्टेट लिखी जाती है, ठीक ना। तो ये सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे। अच्छा, इसके आगे कुछ और भी टर्म्स है, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद क्या है वो जरा देखिएगा। इसके बाद का जो पॉइंट है बेटा वो है आपको मिलता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये भी आपने नाम सुना है, क्लास 9th में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा होगा, कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जिसमें वाटर का अमाउंट यानी सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा होगा उसे हम बोलते हैं क्या, डाइल्यूट। और जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम से कम होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेट। ठीक ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन भी होता है, फिर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन भी होते हैं। क्लियर? तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक, फिर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे डिवाइड किया तो तीन मिले हमको, कौन कौन से, एक्वस, नॉन एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन। एक हमने पढ़ा डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट, इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट, वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, इसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम होगा। क्लियर? अब देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिख रही है, यहां से स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स कवर कर सकते हैं। मैं एक एक पॉइंट आपको पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। पहला लिखा हुआ है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस whose composition can be varied with certain unit is known as two solution। ये है बेटा सॉल्यूशन की डेफिनेशन। ठीक, ये है सॉल्यूशन की डेफिनेशन। आगे उसके देखिए नीचे उसके एग्जांपल लिखा हुआ है। एग्जांपल, सॉल्ट इन वाटर, अगर आप नमक को पानी में मिलाते हैं तो एक प्रकार का सॉल्यूशन है। ठीक, सुगर इन वाटर, ये भी एक टाइप का सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, ETC। ठीक, नीचे एक नोट पॉइंट लिखना है आपको। होमोजीनस मीन्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। मैंने आपको बताया था
होमोजीनियस मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन को अगर आप कितने भी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अलग अलग ग्लास में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लेकिन उसके कॉन्सेंट्रेशन, उसके प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आपको एक जैसा स्वाद मिलेगा पहले भी और बाद में भी। क्लियर बच्चों? उसके नीचे देखिए लिखा है सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? अगर आपके पास 2 ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर और लार्ज अमाउंट, अगर सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, देन एनी ऑफ ऑल द अदर, बाकी सबको छोड़कर अगर कोई कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में है सॉल्यूशन में, तो उसे हम बोलते हैं बेटा सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा एज इट इज, ऐसे ही नोट्स आप प्रिपेयर करिएगा, एक एक पॉइंट आपका कवर होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा आपके। ये ध्यान रखिएगा, अप टू नीट लेवल पे हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है द अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब सॉल्वेंट को छोड़कर जो बाकी कंपोनेंट्स है आपका, जो स्मॉल क्वांटिटी में है, स्मॉल अमाउंट में है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसी के नीचे लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, एक्वस सॉल्यूशन, एल्कोहलिक सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा आप बताइए? जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होगा। एल्कोहलिक सॉल्यूशन क्या होगा? जिसमें अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट होगा। एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्वेंट अदर देन वाटर लाइक क्लोरोफॉर्म, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर, ETC। अगर ये सॉल्वेंट के फॉर्म में होते हैं तो इस टाइप के सॉल्यूशन को नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। क्लियर बच्चों? तो यहां से अपना नोट्स आप कवर अप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोबारा से स्क्रीन पे फोकस करिएगा बेटा। चलिए आगे देखिएगा। अच्छा, एक हेडिंग आपकी रह गई है डाइल्यूट। आप अभी स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है, डाइल्यूट सॉल्यूशन देख लीजिए। नीचे लिखा हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन की भी डेफिनेशन लिखी गई है, अ सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस। मैंने आपको क्या बताया था? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, अ सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस। बात देखी है, सॉल्यूट सबसे कम हो या सॉल्वेंट सबसे ज्यादा हो, ठीक। तो आप ये डेफिनेशन लिखिएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस और लो इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आपका हेडिंग होता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वापस से जरा स्क्रीन पे देखिएगा, फोकस करिएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बेटा आपको 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। फिजिकल बेसिस पे आपको 3 टाइप के मिलेंगे। एक मिलेगा गैसियस सॉल्यूशन, और एक आपको मिलेगा लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। एक आपको मिलेगा सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? अभी आपको स्क्रीन पे आपका नोट्स दिख जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत होइए। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन आपको दिखेंगे अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन स्टडी करते हैं तो। कौन कौन सा? गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छा, गैसियस सॉल्यूशन की बात करें, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड, उससे पहले ये जान लीजिए इन तीनों में जब भी आप जिस सॉल्यूशन को पढ़ोगे, जिस टाइप के, उसमें सॉल्वेंट का नेचर वही होना चाहिए। कैसे क्या है जरा एक देखते हैं एग्जांपल करके। अगर मान लीजिए हम गैसियस पढ़ रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा, जो सॉल्वेंट होगा, अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, तो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा गैस ही होगा। गैस, ठीक। अब सॉल्यूट में आप 1 बाय 1 चेंज कर सकते हो। एक बार गैस रखेंगे आप, एक बार सॉलिड रखेंगे, और एक बार क्या रखेंगे बेटा? लिक्विड, ठीक। अब यहां पे आपको एग्जांपल शो करना है। ये जो फ्लो चार्ट आपकी बुक में ऑलरेडी बना हुआ है एनसीईआरटी में, मैं तो केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं। अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। तो अगर गैस को गैस में एग्जांपल आपने पढ़ा एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। सॉलिड को गैस में, लिक्विड को गैस में, ऐसे करके एग्जांपल। लिक्विड को तो वाटर वेपर इन एयर, ये भी तो एग्जांपल ही है, ठीक। वाटर वेपर इन एयर। अगर हम सॉलिड की गैस में बात करें तो कैम्फर इन एयर, कपूर, ठीक ना बेटा। तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? गैस।
लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, लिक्विड, और सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, सॉलिड। क्लियर ना। अगर हम लिक्विड को लिक्विड में मिलाए, देखिए मैं तो यहाँ पे गैस का लिखा हूं, मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूं, आप इसको फ्लो चार्ट एनसीईआरटी से ही बनाइएगा। अगर मैं यहाँ पे लिक्विड की बात करूं, लिक्विड सॉल्यूशन की, तो ये भी लिक्विड होगा, यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे लिक्विड। अब गैस को लिक्विड में मिलाओगे तो आपका कौन सा बनेगा, कोल्ड ड्रिंक बनेगा कि नहीं बनेगा। कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। क्लियर। सॉलिड को लिक्विड में सॉल्ट इन वाटर, लिक्विड को लिक्विड में अल्कोहल इन वाटर। तो ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, एक गैसियस होगा, एक लिक्विड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, और एक होगा सॉलिड सॉल्यूशन। अगर हम बात करें सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाए, सॉलिड को सॉलिड में, तो आपने पढ़ा है सॉलिड को सॉलिड मिलाओगे तो एलॉय बनता है बेटा, एलॉय। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक चैप्टर था मेटल नॉन मेटल, उसमें एक टॉपिक आया था मेटलर्जी का, ओर का फॉर्मेशन, तो वहां पे एलॉय वगैरह भी आपने पढ़े थे। एलॉय में आपने पढ़ा अमलगम, अमलगम, या फिर आपने एलॉय में पढ़ा होगा ब्रास, या फिर पढ़ा होगा ब्रॉन्ज, कांस्य पदक बोलते हैं इसे। ठीक, तो ये एलॉय के एग्जांपल्स हैं। इसमें दो या दो से ज्यादा मेटल या फिर कोई एक नॉन मेटल को मेल्ट करके आपस में मिला दिया जाता है। ये फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, केमिकली इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये एग्जांपल किसका होगा, सॉलिड प्लस सॉलिड का। क्लियर बेटा। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे फोकस करिए, वहां देखिए लिखा है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ ए सॉल्वेंट। ठीक, 3 टाइप के सॉल्यूशन होंगे आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर गैस होगा तो गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का नेचर लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन, एंड सॉल्वेंट का नेचर अगर कैसा होता है सॉलिड, तो उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। नीचे देखिए उसके आगे लिखा है गैसियस सॉल्यूशन, गैस इज अ सॉल्वेंट, वहां पे गैस लाइक अ सॉल्वेंट, एंड सॉल्यूट में भी गैस, सॉलिड और लिक्विड हो सकता है। तो वहां पे एग्जांपल दिए गए हैं, एग्जांपल वहां से आप कॉपी कर सकते हो। सॉल्यूट गैस है एंड सॉल्वेंट गैस है, तो एयर एग्जांपल होगा। तो ऐसे करके बेटा आपके देखिए तीनों सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, गैसियस, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके लिखा गया है, आप चाहो तो इस जगह पे एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट है, उसको वहां पे आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको इतना सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। क्लियर बच्चों, मेरे हिसाब से आप वो फ्लो चार्ट ही ड्रॉ करिए, आपको एग्जांपल सॉल्वेंट सॉल्यूट एक एक लाइन में आपको फटाफट हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, अब हमारा चैप्टर शुरू होता है मेनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं, वापस से जरा स्क्रीन पे फोकस करिएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है जरा वो देखिएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in given quantity of solution, गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना बेटा, सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा होगा, सॉल्यूट जितना कम होगा कॉन्सेंट्रेशन उतना कम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा तो डाइल्यूट कंडीशन में आ जाएगा। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन होती है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वहां पे सॉल्यूशन की क्वांटिटी भी आपको गिवन होगी, इसमें इतना अमाउंट सॉल्यूट है। फॉर एग्जांपल 1 लीटर सॉल्यूशन में 500 ml सॉल्यूट है या ग्राम सॉल्यूट है, और 1 लीटर सॉल्यूशन में 700 ग्राम सॉल्यूट है, तो कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कौन सा होगा, 700 वाला। क्लियर ना। तो यहाँ पे ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो इसी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए वेरियस मेथड टू मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वापस से देखिए जरा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। फिर नीचे वेरियस मेथड टू मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कई ऐसे मेथड है जिसके बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर बेटा? कौन कौन से हैं जरा उसको फोकस करके देखते हैं। चलिए कौन कौन से, वापस से जरा स्क्रीन पे फोकस करिएगा बेटा। फर्स्ट आपको मिलेगा मास परसेंटेज। क्लियर? मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना होगा। इस पे न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपके, ठीक। अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए प्रॉपर। एक एक लेक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री है बेटा, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। मास परसेंटेज, इट रिप्रेजेंट मास ऑफ द कंपोनेंट, इट रिप्रेजेंट मास ऑफ द कंपोनेंट, mass of the component present in 100 gram of solution। ठीक, ये हो गई बेटा इसकी डेफिनेशन। अगर हम यहां पे मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है component is equal to mass of component in solution, mass of component in solution upon total mass of solution, मल्टीप्लाई का होगा बेटा 100। ठीक, ये होगा इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे आपके पास न्यूमेरिकल होगा, जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होगा। ठीक, तो अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके लिए कई मेथड है और उस मेथड की एप्लीकेशन को जरूर हमें क्लियर करना होगा। तो पहला जो है वो है आपका मास परसेंटेज रिप्रेजेंट मास ऑफ द कंपोनेंट, यानी मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल करके देखते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। क्लियर? एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इंटेक्स क्वेश्चन। इंटेक्स क्वेश्चन क्या है बेटा, वो जरा फोकस करिएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको कह रहा है कि मास परसेंटेज फाइंड आउट करिए बेंजीन का। ठीक, मैं क्वेश्चन नहीं रीड कर रहा हूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप रीड कर सकते हो। इंटेक्स का पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 122 ग्राम ऑफ CCl4। ठीक, दोनों को मिक्स किया गया, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। तो बताइए मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कितना होगा। ठीक है बेटा, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन आपको फाइंड आउट करना है। चलिए दोबारा से स्क्रीन पे फोकस करिएगा। देखिएगा मैं गिवन लिख रहा हूं, गिवन में आपको क्या क्या दिया गया बेटा, ध्यान से देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, गिवन में एक चीज और पहले समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आप समझ लीजिए, इसको कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा। जो आपका सॉल्वेंट होता है और जो सॉल्यूट होता है, ठीक, सॉल्वेंट को हमेशा पहले प्रेफर करते हैं, सॉल्वेंट को लिखा जाता है W1 से या फिर WA से। अगर आप सॉल्वेंट को W1 से लिखते हो तो सॉल्यूट हो जाएगा W2। अगर आप सॉल्वेंट को WA से लिखते हो तो सॉल्यूट हो जाएगा WB। क्लियर? एग्जाम में कहीं चेंज मत करिएगा, W1 या WA जो पहला प्रेफर किया जाता है वो सॉल्वेंट को ही किया जाता है, सेकंड नंबर पे आता है आपका सॉल्यूट। क्लियर? तो आपसे क्या कह रहा है, बेंजीन जो है, बेंजीन आपका वो 22 ग्राम है, मास आपको दे दिया है। CCl4 122 ग्राम है गिवन में। तो
तो आप बताइए 122 आपने पढ़ा था, किसी भी सॉल्यूशन में जो अमाउंट सबसे ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होता है और जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये आपका सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है। एनी डाउट? क्लियर ना? तो ये आपका सॉल्यूट है 22 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 122 ग्राम। चलिए, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो हो जाएगा 122 प्लस 22 इज इक्वल टू 144। क्लियर? ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको लेटर्स आपको याद होने चाहिए किससे किसको रिपेयर किया जाता है। अब देखिए जरा, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन, मास ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कितना है बेटा? 22 ग्राम। कितना है? 22 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 144। कितना है? 144। इसको आप मल्टीप्लाई 100, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा बेटा वो आपको मिलेगा 15.28%। क्लियर? 15.28%। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा खुद से, 15.2%, 28%। तो अगर मैं निकालूं मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल टू, तो आपको पता है दोनों का सम कितना था? 100। भाई 100% होता है, तो अगर 100% में 15.28% ये है तो ये कितना होगा? 100 माइनस 15.28% इज इक्वल टू लगभग 84 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 84.72%। क्लियर बच्चों? आप चाहो तो यहां पे इसको निकाल भी सकते थे कि मास ऑफ CCl4 रखते हैं यहां पे 122 अपॉन 144 मल्टीप्लाई 100 करके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका है पहला, मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमें ये फाइंड आउट करना था। ठीक, ये समझना था। तो अभी के लिए आप इसको ऐसे एज इट इज को सॉल्व करिए। ठीक, खुद से एक बार ट्राई करिए, आपने समझ लिया होगा। खुद से अपनी कॉपी, अपनी पेन लेके कॉपी पे सॉल्व करिए, आपसे देखिए कहीं कोई मिस्टेक ना होने पाए। और ये जरूर ध्यान रखिएगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट को किससे शो किया जाता है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, फिर उसमें गिवन देखिए क्या क्या दिया गया है और क्या चीज आपसे पूछी जा रही है। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। चलिए, नेक्स्ट आपका है मास परसेंटेज हो गया। नेक्स्ट आपको मिलेगा वॉल्यूम परसेंटेज। अब जरा वापस से अपनी स्क्रीन पे फोकस करिए, वहां पे आपको डेफिनेशन दिख जाएगी बेटा। वॉल्यूम परसेंटेज में लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज में क्या था? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। यहां पे क्या है? मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो देखिए वहां लिखा है इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वहां क्या था? 100 ग्राम था। वॉल्यूम को ml में मेजर करते हैं। नीचे उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू, वहां मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट था, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ठीक, ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन वहां से नोट डाउन कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट आपका है बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो यहां पे पहले हमने क्या पढ़ा? मास परसेंटेज, तो ऊपर मास ऑफ कंपोनेंट था, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन था, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट था, नीचे था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? यहां पे क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ कंपोनेंट होगा बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। देखिए जरा, लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। सॉल्यूट जो होगा वो ग्राम में होगा, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला देखिए लिखा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो अगर आप ऊपर मास को ग्राम में रख रहे हो तो नीचे वॉल्यूम को भी ml में ही रखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? तो ये 3 टॉपिक हैं जो आपने कवर किए। ठीक,
पहला क्या था, मास परसेंटेज, दूसरा क्या है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा क्या बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, हमारे पास दो टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मोलैरिटी और एक मोलैरिटी। ठीक, एक और टॉपिक देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन ये क्या होता है, आपको यहां समझना होगा कि मिलियंस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है बहुत कम है। क्लियर, देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है, पीपीएम इज द पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, पीपीएम वो पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन बनता है, तो वहां पे जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स है वो उसके मिलियन पार्टिकल के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो कितना पार्ट है ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन में बेटा स्क्रीन पे देखिए आपको दिख रहा है पीपीएम, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 100 पीपल्स की खीर बनाएंगे। ठीक, किसी पार्टी में 100 पीपल्स के लिए खीर बनाएंगे, 100 लोगों के लिए। अब इन्हीं 100 में से किसी ने कहा कि इसमें पॉइजन मिला दिया जाए, तो पॉइजन कितना मिलाया जाएगा, मुश्किल से 5 ग्राम। अगर मैं खीर का अमाउंट देखूं, 100 लीटर खीर का अमाउंट, तो आपको पता है मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसके, और उसमें 5 ग्राम पॉइजन में कर पॉइजन का अमाउंट देखें तो बहुत कम होगा। और जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक पर्सन पे कितना जाएगा अमाउंट, आप सोच सकते हो उस पॉइजन का अमाउंट कितना जाएगा। जब फॉरेंसिक लैब में रिपोर्ट देखी जाती है, उस पर्सन की डेथ कैसे हुई पोस्टमार्टम में देखा जाता है, टिश्यूज में देखा जाता है, पॉइजन का अमाउंट इतना कम होता है उसे पीपीएम में ही काउंट करते हैं। क्लियर ना बेटा, एक होता है पीपीएम, एक होता है पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, और एक होता है पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। किसी पॉन्ड में किसी ने डीडीटी फेंक दिया, डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड केमिकल्स कंपोनेंट होता है। अब किसी पॉन्ड इतना बड़ा है, उसमें वाटर लाखों लीटर वाटर होगा, और पॉइजन आपने डीडीटी कितना फेंका, मुश्किल से 2 ग्राम या 5 ग्राम। जितनी मछलियां होंगी सारी मर जाएंगी। तो वहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि डीडीटी का अमाउंट, तो आप किस में निकालोगे भाई, बिलियंस में, पीपीबी में आएगा वो, पार्ट्स पर बिलियन। तो यहाँ पे देखिए उसका स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दिस मेथड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रेस अमाउंट। आपको उसको ट्रेस करना होता है, पता करना होता है कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, तो उसको मेजर करने के लिए जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है वो पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन। अगर और कम हुआ तो हम जाएंगे पार्ट्स पर बिलियन। ठीक, पीपीएम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 6, मिलियंस में 10 टू द पावर 6 टाइम। जीरो आपको ऐड करना होता है, तो वो इसके लिए एक फॉर्मूला ऐसा बनाया गया है। इस पे एक न्यूमेरिकल्स है, वो एक्सरसाइज में वहां जब पहुंचेंगे तो उस न्यूमेरिकल को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट आपका है बेटा मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैरिटी। तो वापस से जरा स्क्रीन पे फोकस करिए। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा, हम लोगों ने पढ़ा मास परसेंटेज, ठीक, वॉल्यूम परसेंटेज, क्लियर। एक हमने पढ़ा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और एक लास्ट हमने पढ़ा पीपीएम बेटा। ये 4 हमने कवर अप किए, जिसमें एक पे हमने न्यूमेरिकल भी करके देखा मास परसेंटेज पे, जो आपके इंटेक्स क्वेश्चन में था। ठीक, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम में आगे चल के हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, आगे देखिए आपका नेक्स्ट है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी को लिखा जाता है बेटा कैपिटल एम से, ध्यान रखिएगा मोलैरिटी को हम लिखते हैं कैपिटल एम से। ये भी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए एक मेथड है जिससे हम मेजर कर सकते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं, इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। क्लियर। अगर इसको हम एक्सप्रेस करें नंबर के अकॉर्डिंग इंग्लिश अल्फाबेट में, तो आपको पता है सॉल्यूट को हम किससे शो कर रहे थे बेटा, W2 से। सॉल्वेंट को किससे शो कर रहे थे बेटा, हम W1 से। क्लियर ना, W1 W2। तो आपको पता है यहाँ पे लिखा है मोल्स। अब मोल क्या होता है, N। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपने प्रीवियस क्लास में 11th में पढ़ा है, मोल को N से डिनोट किया जाता है, और मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास, गिवन मास जिसको हम W से लिखते हैं अपॉन मोलर मास, मोलर मास जिसको हम लिखते हैं कैपिटल M से, कैपिटल M से।
तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मोल दिया गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को किससे लिखा जाता है, W2 से। तो बताओ मैं यहाँ पे N2 लिख सकता हूँ। N2 मतलब क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सेकंड नंबर मैंने बताया था, पहली प्रेफर किसको देते हैं, सॉल्वेंट को, और दूसरा किसको करते हैं, सॉल्यूट को। तो यहाँ पे N2 लिख दिया गया, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहाँ लिख सकता हूँ वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर, ये हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। क्लियर बेटा। अब इसकी यूनिट अगर हम यहाँ पे लिखें तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी मोल की, कोई यूनिट नहीं होती, मोल ही लिखते हैं, और वॉल्यूम लीटर में है तो मोल्स पर लीटर। अदरवाइज आप चाहो तो इसको कैपिटल M भी लिख सकते हो आंसर के आगे। ठीक, तो मोलैरिटी के लिए ये फॉर्मूला होता है जिसपे आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्लियर बच्चों, ध्यान रखिएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, बट आपकी स्क्रीन पे अभी आपको डेफिनेशन दिखेगी मोलैरिटी की, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है आपका बेटा मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी इसको लिखते हैं बेटा स्मॉल m से, मोलैरिटी को कैपिटल M से, मोलैलिटी को स्मॉल m से। मोलैलिटी इज इक्वल टू फिर से मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर, तो आपको पता है मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल को n से, सॉल्यूट को 2 से, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को किससे, W1 से, और W1 किस में होना चाहिए बेटा, केजी में। क्लियर ना बच्चों, तो ये हो गया मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर इसकी यूनिट हम एक्सप्रेस करें तो यूनिट में क्या होगा, मोल पर केजी, और आप चाहो तो मोलर यूज कर सकते हो, मोलर, या फिर चाहो तो स्मॉल m भी लिख सकते हो आंसर के आगे यूनिट के लिए। क्लियर बच्चों, तो हमने दो टर्म यहां पे और यूज किया, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। क्लियर, एक आपके पास और बचेगा मोल फ्रैक्शन। उसके अलावा आपके पास दो डेफिनेशन होती है, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी। सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं नॉर्मेलिटी और कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर्मेलिटी। क्लियर, अभी के लिए पहले इसको कंप्लीट अच्छे से समझ लीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम ना होने पाए इसमें। दूसरी लास्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, फिर एक दो न्यूमेरिकल करके इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा बेटा, और क्लियर दिख भी रहा होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। देखिए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, अब आपसे पूछा गया मोल फ्रैक्शन को हम x लिखा जाता है चाई से, लेकिन इसको x की तरह ही बनाते हैं, तो इसे x ही समझिए। आपके पास क्या होगा, दो कंपोनेंट हैं, a प्लस बी गिव्स आउट AB। ठीक बेटा, A आपका सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, मान लीजिए कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट छोड़ दीजिए, इसका मोल N1 है और इसका मोल N2 है, तो ये कितना होगा बेटा, N1 प्लस N2 होगा। बोलो, A का मोल N1 है, B का मोल N2 है, तो ये कितना होगा, N1 प्लस N2 होगा। अब आपसे कहा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू, तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। क्लियर है बच्चों, अब B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो B का मोल अपॉन टोटल मोल। कोई दिक्कत बेटा? ठीक, इस फॉर्मूले से हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको मोल्स पता होने चाहिए। दूसरी चीज आप चाहो तो एक चीज और ध्यान रखो, XA प्लस XB, किसी भी दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर आप ऐड करते हो तो हमेशा 1 आता है। तो अगर आप एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेते हो तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आप 1 में से माइनस कर दो तो इसका मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। आपको दूसरे कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर ना? तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक, इन फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर बच्चों? वापस से जरा अपनी स्क्रीन पे फोकस करिए।
आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए मोल फ्रैक्शन, फर्स्ट मोल फ्रैक्शन ही लिखा हुआ है, सॉरी, इट रिप्रेजेंट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन लिखी है, इसको यहीं से कॉपी करिएगा आप। इट रिप्रेजेंट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑल द कंपोनेंट। ये इसका फॉर्मूला है बेटा। और फिर उसके बाद वापस से स्क्रीन पे देखिए आप इस चीज को उसके नीचे ही ड्रॉ कर दीजिएगा। एक दो कंपोनेंट आपने लिया रिएक्टेंट में A और B, प्रोडक्ट में AB बना, इसका मोल N1 था, इसका मोल N2 था, यहाँ पे हो जाएगा N1 प्लस N2। आप इसका निकालिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू इसका मोल जिसका निकालना है प्लस टोटल अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू B का मोल अपॉन टोटल मोल। इसको आप नीचे डेफिनेशन के नीचे ऐड कर दीजिएगा। क्लियर बच्चों? अभी न्यूमेरिकल करके देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। नीचे देखिए मोलैरिटी, मोलैरिटी के आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में कैपिटल M, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नीचे देखिए फॉर्मूला लिखा है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? यूनिट लिखी है मोल्स पर लीटर और कैपिटल M से आप शो कर सकते हो। मैंने आपको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया था, आप चाहो तो वहां से भी राइट डाउन कर सकते हो। डेफिनेशन यहां से आप नोट कर लीजिएगा। लास्ट हेडिंग है मोलैलिटी। मोलैलिटी के केस में क्या है? इट रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। क्लियर बेटा? तो यहां पे फॉर्मूला जो निकल के आएगा मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसकी यूनिट देखिए लिखी है उसी के नीचे, मोल पर केजी और मोलल या फिर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। क्लियर? अब आपके इंटेक्स्ट में देखिए एनसीईआरटी का जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे 5 क्वेश्चंस हैं। 5 में मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था मास परसेंटेज का। क्लियर? मास परसेंटेज का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा? देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो बेंजीन है वो 30% बाई मास है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा है कि बेंजीन 30% बाई मास है इन CCl4 सॉल्यूशन, तो फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन पढ़ लिया आपने अच्छे से। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बेंजीन 30% बाई मास है और 30% बाई मास है, तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना होगा? चलिए वापस से जरा स्क्रीन पे फोकस करिएगा बेटा। देखिए वापस से स्क्रीन पे देखिएगा, गिवन में आपको दिया गया है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 30%। तो बताओ चेंज इन ग्राम में अगर इसे हम चेंज करें, चेंज इन ग्राम, तो परसेंटेज को ग्राम में चेंज करोगे 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 30 ग्राम। क्लियर? अगर 30 ग्राम ये है तो बताओ सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्यूशन तो 100 है ना, सॉल्यूशन तो 100% होगा क्योंकि 30% ये, तो सॉल्यूशन 100% का 30% है। क्लियर? तो अगर ये 30 है तो सॉल्वेंट कितना होगा? तो मास ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 ग्राम। तो देखिए एक चीज यहां पे आपको पता चल गई कि W1 जो है यानी सॉल्वेंट वो आपका है 70 ग्राम, जो कि है CCl4, और W2 जो है बेटा आपका वो कितना है 30 ग्राम यानी बेंजीन C6H6। क्लियर बेटा? अब आपसे कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बताइए कितना होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4। मेरी बात ध्यान समझना, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो आपको यहां पे मास पता है, मोल नहीं पता है, तो मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू
गिवन मास अपॉन मोलर मास पढ़ा है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। बेंजीन का गिवन मास कितना है बेटा 30 ग्राम। बेंजीन का मोलर मास आपको पता है, बेंजीन में एक कार्बन का मास नंबर 12 होता है, 6 कार्बन 12 इंटू 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 हाइड्रोजन 1, तो ये 12 6 72 और 1 6 1 6 कितना आ जाएगा 78। तो इसका मोलर मास कितना होगा 78। क्लियर। यहीं पे अगर हम बात करें, फाइंड आउट करें मोल्स ऑफ CCl4, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। CCl4 में गिवन मास कितना है बेटा 70 ग्राम अपॉन मोलर मास। CCl4 का मोलर मास निकालोगे, कार्बन का मास नंबर 12, क्लोरीन का 35.5 इंटू 4, ठीक। तो 35 टू जा 70 और 70 टू जा 140 और 5 4 जा 20, यानी कि 142 प्लस 12 इज इक्वल टू 154। तो CCl4 का जो मास आएगा मोलर मास 154। अब आप यहां से क्या करिए, इसका मोल फाइंड आउट कर लीजिए। जब आप मोल्स फाइंड आउट करेंगे बेटा, यहां से आपको मोल्स की वैल्यू पता चल जाएगी 30। यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.4545, और यहां जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.3846। क्लियर बच्चों। तो यहां से हम मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल लिया, मोल्स ऑफ CCl4। अब जरा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सॉल्व करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जब सॉल्व करोगे इज इक्वल टू बेंजीन का मोल 0.3846 अपॉन 0.3846 प्लस मोल्स ऑफ CCl4 0.4545। ठीक। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, इन दोनों को प्लस करिए, फिर डिवाइड कर दीजिएगा। जो आंसर आएगा, मैं आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आंसर कितना आएगा। आंसर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 0.458। ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आया है। आप चाहो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 भी निकाल सकते हो। क्या करना है, 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, जो बचेगा इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इंटेक्स क्वेश्चन मैंने फर्स्ट एंड सेकंड कराया, उसमें 5 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए सॉरी 3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। उस क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है, मोल फ्रैक्शन भी फाइंड करना है। तो बी केयरफुल, अच्छे से ट्राई करिएगा। नहीं आपसे होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जहां भी आपको प्रॉब्लम होती है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा बेटा। मैंने इंडेक्स क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कराया। क्लियर। आप अपने घर पे रहिए, इस समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक। स्टे होम, स्टे सेफ। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।